भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था। तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की थी। चाणक्य ने अपनी कोशिशों और अपनी नीतियों के बल पर एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अखंड भारत का निर्माण किया। देवी, तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त होनहार है। वो तुम्हारे दुखों को मिटाकर तुम्हें सुख शांति देगा। इसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने के सभी लक्षण शामिल हैं। अगर तुम चाहो तो अपने इस लाडले को मेरे साथ तक्षशिला भेज सकती हो। मैं वहां शास्त्रों शस्त्रों की शिक्षा देता हूं। ये वहां स्नातक होकर फिर तुम्हारे पास लौट आएगा। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपकी छत्र छाया में रहकर चंद्र फले फूले, इससे बढ़कर मेरा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। चाणक्य के काल में पाटलिपुत्र बहुत शक्तिशाली राज्य मगध की राजधानी था। उस वक्त नंद वंश का साम्राज्य था और राजा था धनानंद। कुछ लोग इस राजा का नाम महानंद भी बताते हैं। एक बार महानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया और इसी अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला में माहिर किया। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने मगध पर आक्रमण किया और महानंद को पराजित किया। तो आइए सुनते हैं नाटक चाणक्य की पहली कड़ी। लेखक हिमांशु शेखर, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। ओह, कितना भयानक है ये खूंट। सावधानी से चले विप्रवर, ये मैदान कटीले खूंटों से भरा हुआ है। ठीक कहते हो भाई। देखो ना, ये कितना गहरा धंसा हुआ है, निकलता ही नहीं। क्या आप मिट्टी को खोदने का कोई उपकरण ला सकते हैं? हाँ हाँ, पर बाजार जाना पड़ेगा, है तो बगल में ही। और हाँ, अगर मिले तो थोड़ा मट्ठा भी लेते आइए। मैं शीघ्र खुरपी और मट्ठा लेकर आता हूँ। लीजिए मट्ठा और खुरपी। लाओ। इतना दृढ़ निश्चय, अब एक भी कंटीला खूंट नहीं रहा। अत्याचारी नंद को भी उखाड़ फेंकने के लिए ऐसे ही इरादे के पक्के इंसान की जरूरत है। ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं लुट गया। श्रेष्ठी, चिंता मत करो। कौन था ये घुड़सवार? पंडित जी, ये तो राजा नंद का ही आदमी होगा। जितने अपराध होते हैं उसी के समर्थन से होते हैं। नंद का ये अत्याचार बहुत बढ़ गया है देव। इतना जुल्म! मैंने सुना था कि मगध की जनता नंद के कुशासन से बहुत दुखी है। मगर क्या विप्रवर? मैं तो नंद से मदद लेने के लिए यहाँ आया था। नंद से मदद? ब्राह्मण देव, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप परलोलुप नंद से किस तरह की मदद लेने के लिए यहाँ आए हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेशों पर यूनान के सम्राट अलक्षंद्र ने आक्रमण किया है? सुना है देव। वही अलक्षंद्र ना, जो आंधी की तरह असहाय लोगों का रक्त बहाते तथा आर्य नारियों का शील हरण करते हुए बढ़ रहा है। हाँ, वही अलक्षंद्र। उसी के अत्याचारों को रोकने तथा उसका नाश करने के लिए मैं मगध राज से मिलूंगा। एक अत्याचारी किसी दूसरे अत्याचारी के खिलाफ किसी की मदद नहीं करता युवक। लेकिन यवनों के आक्रमण से एक बार नंद को सावधान करना मेरा कर्तव्य है। महाराज नंद। आचार्य चाणक्य। बैठो ब्राह्मण, तुम्हारा स्वागत है। मुझे मालूम है तुमने तक्षशिला में अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और तुम्हें आचार्य की उपाधि भी मिल गई है।
महाराज, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिलने आया हूं। निसंकोच निसंकोच बताओ ब्राह्मण। आपने तो सुना ही होगा, यवनों के सम्राट अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कर दी है। और मालूम है। मुझे तुम कोई विशेष बात बताना चाहते हो तो वो बताओ। अलेक्जेंडर भारत ही नहीं, पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता है। मगध सम्राट छोटे छोटे गणराज्यों को एकजुट कर विदेशी आक्रांता को आगे बढ़ने से रोकें, ये बहुत आवश्यक है। गांधार नरेश आंभिक अलेक्जेंडर से मिल गया है। आंभिक का दमन कर और कैके के राजा पुरु का मनोबल ऊंचा कर मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया जा सकता है, जो आप कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य, मैं तुम्हें बता देता हूं कि यदि पर्वतेश्वर मुझसे सहायता की याचना करेगा तो मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। स्थिति भयंकर है। यवन सैनिक गांधारों के सहयोग से सिंधु नदी पर पुल बनाने में सफल हो गए हैं। अगर अलेक्जेंडर पुल की सहायता से सिंधु को पार कर आगे बढ़ेगा तो उसे नियंत्रित करना और भी कठिन होगा। यवनों से लड़ते हुए मशकावती की महारानी शहीद हो गईं और उनके दुर्ग पर यवनों ने अधिकार कर लिया है। मैं महाराज से निवेदन करने आया हूं कि सिकंदर और उसकी सेना को जल्द से जल्द रोकने के लिए प्रयत्न करें। मंत्री परिषद इससे सहमत नहीं है। राजा को अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। मंत्रियों का काम केवल मंत्रणा करना है। तुम यहां मुझसे याचना करने आए हो या आदेश देने? ब्राह्मण किसी की याचना नहीं करता, वो तो सबके मंगल की कामना करता है। दवारिक, ले क्या रहे हो? चाणक्य को बंदी बना लो। मूर्ख नंद, तुम्हारा विनाश काल अब आ चुका है। तुमने भरी सभा में मेरी शिखा को खींचने का दुस्साहस किया है। मैं ये प्रण करता हूं कि मेरी ये शिखा तब तक नहीं खुलेगी जब तक नंद कुल का समूल विध्वंस नहीं हो जाता। मैं इसे बंदी गृह में डालने का आदेश देता हूं। हम इसका विरोध करते हैं। महाराज, यवन सैनिकों ने सर्वत्र आतंक फैला रखा है। वो गांव और नगरों में आग लगाते हुए और हत्या करते हुए बेरोक टोक आगे बढ़ रहे हैं। पूरा आर्यावर्त पदाक्रांत है। राष्ट्र की रक्षा और मान मर्यादा के उद्देश्य से ही विप्रश्रेष्ठ चाणक्य ने महाराज से सहायता के लिए निवेदन किया था। एक सम्राट से इस तरह सहायता नहीं मांगी जाती महामात्र राक्षस। सैनिकों, देखते क्या हो? पकड़ लो इसको। नंद, कर लो मेरा अपमान। अब ये मेरी बंधी हुई शिखा काल सर्पणी की तरह तुम्हें निगल कर ही खुलेगी। आचार्य को मुरा का प्रणाम। मगध की भावी सम्राट की माता को आशीर्वाद। ये क्या कह रहे हैं आर्य? हम तो यहाँ राजा नंद के डर से सदा शांति से रहते हुए किसी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। देवी, तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त होनहार है। वो तुम्हारे दुखों को मिटाकर तुम्हें सुख शांति देगा। इसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने के सभी लक्षण शामिल हैं। अगर तुम चाहो तो अपने इस लाडले को मेरे साथ तक्षशिला भेज सकती हो। मैं वहां शास्त्रों शस्त्रों की शिक्षा देता हूं। ये वहां स्नातक होकर फिर तुम्हारे पास लौट आएगा। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपकी छत्र छाया में रहकर चंद्र फले फूले, इससे बढ़कर मेरा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन चंद्र की शिक्षा दीक्षा का खर्च वहन कैसे होगा?
मेरी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा डर ये लगता है कि जब ये मुझसे बहुत दूर चला जाएगा तो मुझे इसके कुशल मंगल के बारे में कौन बताया करेगा। देवी, चंद्र की शिक्षा दीक्षा, आवास और भोजन, सारा प्रबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति करेगी। तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं होगा देवी। चंद्र के कुशल मंगल का समाचार मेरा शिष्य कंकु तुम्हें पहुंचा दिया करेगा। धन्यवाद आचार्य। बेटा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। माँ। गुरुदेव जा रहे हैं, आकर प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। अब इस बालक को आपके चरणों में सौंपकर मैं निश्चित हो गई आचार्य श्री। अगर इसके पिता आज यहाँ होते तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती। वे मुझसे बराबर कहते थे कि मैं चंद्रगुप्त को तक्षशिला शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजूंगा। देवी, मैं आज ही प्रस्थान करना चाहता हूँ। चंद्र के तक्षशिला पहुंचते ही आपको सूचित कर दूंगा। जी। प्रणाम माते। दीर्घायु भव पुत्र। वत्स चंद्रगुप्त। आज्ञा गुरुदेव। हम लोगों को पाटलिपुत्र से यहाँ आए 10 वर्ष हो चुके हैं गुरुदेव। मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही आए हैं। बहुत दिन हो गए माँ को देखे हुए। उनकी याद बहुत आती है गुरुदेव। मैंने अत्याचारी नंद के समूल विनाश की प्रतिज्ञा कर ली है। उसे पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम मगध सम्राट बनकर ही माता के चरणों के दर्शन करोगे। गुरुदेव, शास्त्र और शस्त्र की जो शिक्षा आवश्यक थी वो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गई है। अब नराधम नंद को सत्ताच्युत करने के लिए हमें क्या करना होगा? अभी हमारी रणनीति होनी चाहिए 100-150 नवयुवकों को सशस्त्र संघर्ष में प्रशिक्षित करना। गुरुदेव, तुम कंकु के साथ मिलकर आज से ही शुरू कर दो। और हाँ, कुछ युवकों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करके उनसे शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। ये तो हम कर ही लेंगे गुरुदेव। उसके बाद हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आचार्य श्री? फूट और एकता का अभाव हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बाहिक को ही देखो, वो छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ है। उनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करना नहीं चाहता। अलक्षंद्र ने छोटे छोटे गणराज्यों की इस कमजोरी से लाभ उठाकर मशकावती को घेर लिया। मशकावती की महारानी कृपा ने तलवार उठाकर अकेले ही यवनों से सामना किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गईं। जो राजा देश के साथ विश्वासघात कर शत्रुओं से मिल जाए, उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? उसे कुचल देना चाहिए वत्स। गांधार नरेश आंभिक के विरुद्ध जनाक्रोश को उभारना चाहिए और पुरु के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ताकि अब हमारे देश में कोई विदेशी आक्रांता प्रवेश न कर सके। यद्यपि आंबिक से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर भी मैं उससे मिलकर उसे आक्रांता अलक्षंद्र को वितस्ता के तट पर रोकने के लिए कहूंगा। तुम दोनों छोटे छोटे पड़ोसी राज्यों को शीघ्र एकजुट कर यवनों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करो। हम ऐसा ही करेंगे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आचार्य कंकु को भी प्रणाम। आयुष्मान भव। आंबिक। गुरुदेव, पधारिए गुरुदेव, आसन पर विराजिए। आपने पहले कहा होता तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। मुझे तो यहाँ आना ही था आंबिक। तुम्हें तो मालूम ही है कि आतंकी और उपद्रवी अलक्षंद्र छोटे छोटे गणराज्यों को रौंदता हुआ आंधी की तरह आगे बढ़ रहा है। अलक्षंद्र जैसे आया है वैसे ही लौट जाएगा गुरुदेव। सुना है तुमने उससे संधि कर ली है? दूसरा कोई उपाय नहीं था आचार्य।
मैं तुम्हारे पास ये कहने आया हूं कि तुम कैके नरेश पुरु से मिलकर यवन सम्राट को देश से खदेड़ कर बाहर कर दो। आचार्य श्री, पुरु जब तक मुझसे सहायता की याचना नहीं करेगा, मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें मातृभूमि की रक्षा करने से रोक रहा है। मैं तुम्हारे पास यही संदेश देने के लिए आया हूं कि संकट की इस घड़ी में देशवासियों से मिलकर शत्रु का सामना करो। मैंने यवन सम्राट के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं गुरुदेव। शत्रु से संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी अगर राष्ट्र के कल्याण के लिए उस शत्रु का संहार आवश्यक हो तो संधि का त्याग करना ही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। अलक्षेंद्र ने कई गणराज्यों को मेरे अधीनस्थ कर मुझे सम्मानित किया है गुरुदेव। मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। अम्भेक, तुम्हारे जैसा स्वार्थी शासक कभी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। धिक्कार है तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे संस्कारों को। बहुत हो गया। मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपसे पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ किसी छात्र को नहीं, गांधार नरेश को संबोधित कर रहे हैं। मैं जानता था कि तुम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष नहीं करोगे। मैं ये जानता था। गुरुदेव ने हमें सैन्य संगठन में शीघ्रता करने को कहा है, लेकिन अभी तक हम बहुत कम सैनिकों को जुटा पाए हैं। गुरुदेव के आदेश का पालन किया जाएगा कंकु। हम सफल होंगे। अधिकाधिक सैनिकों का संग्रह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा ही करेंगे कंकु। मैं अलक्षेंद्र की भविष्य की योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हूं। मैं आज प्रयास करूंगा यवन आक्रांता से उसके आवास स्थल पर मिलने का। उसका निवास स्थान तो यूनानी सैन्य शिविर में ही होगा, क्योंकि उसने विजित भूभागों में कहीं भी अपनी राजधानी नहीं बनाई है। अलक्षेंद्र बहुत महत्वाकांक्षी है कंकु। वो केवल आर्यावर्त ही नहीं, पूरे विश्व को जीतकर उसका सम्राट बनना चाहता है। तुम सेनानियों को समय पर प्रशिक्षित करते रहना। ठीक कहते हो चंद्रगुप्त। आचार्य चाणक्य के श्री चरणों में चंद्रगुप्त का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। चंद्रगुप्त और कंकु, तुम भी सुनो। अब हमें मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने की बात को भूलकर सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने की रणनीति बनानी चाहिए। गुरुदेव, इससे न केवल हमारे सैनिकों का रणकौशल बढ़ेगा, बल्कि विशाल मगध साम्राज्य से संघर्ष के लिए हम तैयार भी हो जाएंगे। मैं भी यही सोचता हूं आचार्य श्री। मगर क्या हमारे कुछ सहस्त्र घुड़सवार योद्धा यवनों की विशाल वाहिनी का वेग सह सकेंगे? एक बात जानते हो चंद्र? क्या गुरुदेव? कुछ दिनों पूर्व तुम्हारी माता को किसी से यह कहते हुए सुना गया था कि चंद्रगुप्त छोटे छोटे गणराज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जीतने के बदले पहले मगध साम्राज्य पर अधिकार करने का जो प्रयास कर रहा है वो वैसा ही है जैसे किसी बालक के द्वारा रोटी को किनारे किनारे से नहीं खाकर उसे बीच से खाना। यह विचार न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बहुत सही है। माताजी ने मेरी त्रुटियों को उजागर करते हुए मुझे सावधान किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है इसमें। अब हम पहले मगध साम्राज्य के चारों ओर फैले हुए छोटे छोटे राज्यों को ही वशीभूत करेंगे और उसमें सफलता होने के बाद मगध पर आक्रमण करेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं गुरुदेव। कंकु अभी यहीं रहकर सैनिकों की देखभाल करे। अवश्य आचार्य। महीने के सैनिक भोजन आदि की व्यवस्था तथा अन्य व्ययों के लिए पर्याप्त धनराशि कंकु को दे दी गई है। तुम मेरे साथ कैकेय की राजधानी राजगृह चलो। अलक्षेंद्र की गतिविधियों का पता वहीं से चलेगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
श्रेष्ठी, हम तुमसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए यहाँ आए हैं। आपने ठीक सुना था आचार्य। गांधार राज आंभीक ने आक्रांता यवन सम्राट अलकचंद्र की अधीनता स्वीकार कर उससे मित्रता कर ली है। जब केकई नरेश पुरु को यह मालूम हुआ कि क्रूर और पापाचारी यवन सैनिकों ने उनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाल दिया है, तो उन्होंने नदी के ऊपर बने हुए पुलों को तोड़वा दिया। पुलों के तोड़े जाने के कारण यवन सेना 1 महीने तक जहां थी वहीं पड़ी रही। और फिर आचार्य, एक दिन मध्य रात्रि में उन्हें किसी ने बता दिया कि छावनी से कुछ दूर आगे बढ़ने पर नदी की गहराई बहुत कम हो जाती है। तब अलकचंद्र की सेना देखते ही देखते नदी के कम गहरे भाग में उतरकर उसी मार्ग से केकई की राजधानी में प्रवेश कर गई। श्रेष्ठी, अब ये बताओ कि खूंखार यवन सम्राट को आसपास के किन राजाओं ने मदद दी? सबसे अधिक मदद तो देशद्रोही गांधार राजा आंभीक ने की। अगर आंभीक सेना लेकर यवनों की मदद नहीं करता तो केकई देश के वीर एक भी विदेशी लुटेरे को जीवित नहीं छोड़ते। युद्ध समाप्ति के बाद केकई राज पुरु के साथ अलकचंद्र का क्या बर्ताव था? केकई राज बंदी बना लिए गए। उन्हें सामान्य अपराधियों की तरह हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर यवन सम्राट के दरबार में उसके सामने खड़ा कर दिया गया। आचार्य श्री को प्रणाम। हम लोग आपका और वीर चंद्रगुप्त का नाम सुनकर यहाँ दौड़े दौड़े आए हैं। हम लोगों को केकई के बाद कठ राज्य में भी यवन सैनिकों के आतंक और अत्याचार के समाचार सुनने को मिले हैं, मगर आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। पूरे भारतवासियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि एक होकर भीतरी बाहरी शत्रुओं को मार डालना। आप लोगों की वीरता की गाथा तो घर घर में गाई जाती है। हम जानना चाहते हैं कि यवनों ने आप लोगों के साथ उलझने का साहस कैसे किया? जब केकई प्रदेश पर अलकचंद्र के सैनिकों ने अधिकार कर लिया, तब वे कठ प्रदेश की राजधानी साकल पहुंचकर चारों ओर फैल गए और एक एक कठ को पकड़कर काटने लगे। कठ जाति के लोग तो उत्तर भारत में सबसे अधिक वीर माने जाते हैं, फिर यवनों ने यह दुस्साहस कैसे किया? कठवीरों ने हजारों यवनों को वीरता पूर्वक मार गिराया। इतना ही नहीं, सैकड़ों वीरांगनाओं ने हथियार उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी। मगर यवनों की संख्या बहुत अधिक थी और उनका साथ दे रहा था देशद्रोही गांधार राज आंभीक। एक अच्छा समाचार है हम सबके लिए। मैं यवन सेना में भेदिया बनकर घुस गया था और मुझे मालूम हुआ कि अब अलकचंद्र अपने देश लौटने के लिए उतावला हो रहा है। उसके वक्षस्थल पर घातक चोट लगी है और अब वो युद्ध नहीं करना चाहता। उसने आधे से अधिक यवन सैनिकों को यूनान लौटा दिया है। सैनिकों में अधिकांश युद्ध के पक्ष में ही नहीं है। तुम बहुत अच्छा समाचार लेकर आए हो। अब मातृभूमि का उद्धार करने में हम शीघ्र सफल होंगे। गुरुदेव, मगध पर आक्रमण करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? परिस्थिति अनुकूल है, परंतु अभी धैर्य से काम लेने की जरूरत है। सबसे पहले आवश्यक है वीर कठों को यवन सेनापति के पंजे से मुक्त कर उन्हें अपनी वाहिनी में नियुक्त करना। आप ठीक सोचते हैं चंद्र। हम लोगों को अभी कठों के गण मुख्यों से मिलकर शूद्रक वीरों को संगठित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अलकचंद्र अब 1 इंच भी आगे न बढ़ सके और अपनी बची खुची सेना को लेकर स्वदेश लौट जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अभी आप सुन रहे थे नाटक चाणक्य की पहली कड़ी। लेखक थे हिमांशु शेखर। निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्री वीपी कालरा, डॉक्टर अश्वनी कुमार, अर्जुन कौशिक, नितिन भसीन, सलीम खान, उमेश दीक्षित, राकेश शर्मा, मंजू आलोक, नीरज शर्मा और राजेश बख्शी।